नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। आज मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल है, आप इन दोनों में से कोई भी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि म्यू से दिखा सकते हैं या फिर एन से दिखा सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी को भी इंडिकेट करता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हेल्प से या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी के हेल्प से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि लाइट को ट्रेवल करने में इजीनेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिकल डेंसिटी अगर किसी भी मीडियम का ज्यादा है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा है, तो उस मीडियम में लाइट को ट्रेवल करने में, आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे अगर आप किसी भीड़ में आप चलें तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। उसी तरह से अगर कोई मीडियम ऑप्टिकली बहुत ज्यादा डेंस है, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, तो उसमें लाइट को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। और इसी तरह से अगर किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो उसमें लाइट थोड़ा इजी मोड में आगे की तरफ बढ़ सकता है। यानी जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे भीड़ कम है तो वहां पे आप आसानी से चल सकते हैं। समझ गए? तो आप ऐसे समझ लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नॉलेज से या ऑप्टिकल डेंसिटी के नॉलेज से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो लाइट की स्पीड होगी किसी पर्टिकुलर मीडियम में, वो क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, किसके रिस्पेक्ट में, कहाँ के रिस्पेक्ट में, हम किससे कंपेयर करेंगे, कहाँ की किस कौन सी स्पीड से कंपेयर करने वाले हैं। तो लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है, उस स्पीड से हम कंपेयर करेंगे कि बाकी के मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी। सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी वैक्यूम का होता है। इसी वजह से लाइट की जो वेलोसिटी है, वो सब यानी स्पीड जो होता है लाइट का, वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है। बाकी सारे मीडियम का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। तो इस वजह से अदर मीडियम में जब लाइट जाता है तो उसकी वेलोसिटी घट जाती है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली ये किसके बराबर होता है? इट इज रेशियो होता है ये। इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, है ना। तो डिफिनीशन के हिसाब से इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो ऐसे आप लिख सकते हैं। इसमें c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, या आप एयर ले सकते हैं। हालांकि एयर में थोड़ी सी स्पीड वैक्यूम के मुकाबले कम होती है, लेकिन ठीक है, वैक्यूम या एयर आप मान के चल सकते हैं। और ये वो मीडियम होगा जिसको आप कंसीडर करना चाहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। अब वो गिवन मीडियम, आप जिस मीडियम में लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करना चाहें, जैसे वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? इसको हम अगर चाहें तो और भी एक अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेवलेंथ के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। जैसे आप जानते हैं, फॉर एनी वेव, किसी भी वेव के लिए ये फॉर्मूला होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करें तो हम लोग एक और फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। तो अब आप देखिए,
आपको हम ये बता दें कि जो जिस सोर्स से लाइट निकल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है लाइट का वो सोर्स के नेचर पर डिपेंड करता है, वो मीडियम से उसे कोई मतलब नहीं है ना। तो यानी कि जब हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग सेम, हर मीडियम के लिए फ्रीक्वेंसी हम लोग बराबर लेके चलेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वो सोर्स की प्रॉपर्टी है, सोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, फॉर एयर और वैक्यूम C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को हम लोग मान लेते हैं न्यू, और वेवलेंथ, एयर में जो वेवलेंथ है उसे हम लोग लैम्डा नॉट सपोज कर लेते हैं, और गिवन मीडियम में फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा। अभी मैं आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी सोर्स के नेचर पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। वेवलेंथ चेंज हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ मीडियम पर डिपेंड करता है और सोर्स पे भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ दोनों पे डिपेंड करता है। क्योंकि मीडियम पे डिपेंड कर रहा है इसलिए वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम C और V का वैल्यू इस फार्मूले में अगर हम रखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा। तो इस फार्मूले से भी आप किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूलों में आप देख लीजिए, मैं दोनों को साथ में लिख दे रहा हूँ, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा और C अपॉन V। तो इन दोनों फार्मूलों से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी के साथ भी आप देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए ना? यानी कि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसमें वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों ही कम होगा। उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हुआ तो वेलोसिटी और वेवलेंथ उस पर्टिकुलर मीडियम में ज्यादा होगा। समझ गए ना? ओके, अब इसके बाद कुछ बातें और हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ मिटाने के बाद। तो अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो बातें हम लोग देख सकते हैं, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल मैं म्यू लेके चल रहा हूं, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। ठीक है, दूसरा इट्स वैल्यू, इसका जो मान होगा, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम का जो नेचर है उस पर डिपेंड है। ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग। ओके, दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक जो एक टर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि जब आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तब आप उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो एब्सोल्यूट होगा। अभी इसके पहले हम लोग जो भी डिस्कशन किए हैं वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए किए हैं। ठीक है, ओके, इसको मैं लिख भी दे रहा हूं, when we calculate refractive index of a medium with respect to air or vacuum,
उसे, देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी हम लोग एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। अब ये होता क्या है, ऐसे सामान्य बोलचाल की भाषा में ये एब्सोल्यूट हम लोग नहीं बोलते, ऐसे नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको समझते हैं। उसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप समझिएगा कि जब आप एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उसे आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। और जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है, जैसे कि मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, C/D और लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा, ये दोनों ही फॉर्मूला एक्चुअली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही है, ठीक है। इसके बाद आप मेरी बात को ध्यान से समझते रहिएगा। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो उसमें ये नोट में ये तीसरी बात मैं बता रहा हूं आपको, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपको पता होगा कि c यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका फार्मूला √μ0 होता है, और किसी गिवन मीडियम में इसका फार्मूला √μ होता है ना। यहाँ पे μ0 क्या है, μ0 को आप क्या कहते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू होती है। उसी तरह मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 45 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, है ना, ओके। और ये म्यू, ये हो जाएगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ गिवन मीडियम, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। और ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में आपको दी जाती है, क्योंकि अलग अलग मीडियम के लिए इनका वैल्यू अलग अलग होता है। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले को एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय μ0 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और आपको पता है कि μ/μ0 को आप क्या कहते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μr, और एप्सिलॉन/एप्सिलॉन को आप क्या कहते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, है ना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फार्मूला आपके पास आ गया, μr/εr, ठीक है, ओके। यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फाइनली अगर आप यहां पर देखें तो 3 फार्मूला हो गया, एक C/V, दूसरा लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा, और तीसरा √μr
इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूलों से आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी बात है नोट में। ओके, मैं इसे मिटा देता हूं। एक और बात जो मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड बताना चाह रहा हूं कि म्यू, जिसे आप n से भी डिनोट करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आप याद रखेंगे। या फिर आप ऐसे समझ लें कि इट इज अ नंबर और एयर या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। अदर मीडियम के लिए, अगर अदर मीडियम है तो इसके लिए म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ध्यान रहे कि ये जो म्यू मैं बना रहा हूं, ये दोनों जो म्यू है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब ARI। ये ARI के लिए ये बात है कि एयर के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और किसी दूसरे मीडियम के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है। समझ गए? ओके। और एक चीज, ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में था। अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको, आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि रिलेटिव शब्द का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में या फिर यहाँ पढ़ाई में। जब हम कंपेयर करते हैं, किसी भी चीज का कंपेयर करते हैं किसी और से, तभी हम रिलेटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज ये शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते, है ना। तो वही हाल यहाँ पे है कि अगर दो अलग अलग मीडियम हैं और अगर आप कंपेयर करते हो एक मीडियम का दूसरे मीडियम से, तो वहाँ पे ये शब्द इस्तेमाल करेंगे। उस समय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। हालांकि जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे तो वो भी एक तरह का रिलेटिव ही है, क्योंकि हम लोग उसमें एयर या वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं। पर एयर या वैक्यूम से जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, उसको हम एक्चुअल बोलते हैं। और एयर या वैक्यूम के अलावा अगर किसी दूसरे मीडियम से हम लोग कंपेयर करते हैं तब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है। और सपोज कर लीजिए कि दो मीडियम हैं, ये मीडियम 1 है और ये दूसरा मीडियम है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है और ये दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसका निकालना चाहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं। अगर आप 2 का निकालना चाहते हैं 1 के रिस्पेक्ट में, तो आप उसे लिखेंगे कैसे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो आप याद रखिएगा कि आप जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में आप ले लेंगे, उसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे, और जिसका निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर में होगा। ठीक है। ओके, जिस मीडियम का निकालना है वो अपॉन में, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो अपॉन में होगा, और जिस मीडियम का निकालना है वो न्यूमरेटर में होगा। और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे, इसका नोटेशन क्या है, देखिए, ये ऊपर वाला जो मीडियम होगा उसको राइट में लिखिएगा और नीचे वाला जो मीडियम होगा उसको लेफ्ट में, है ना। तो इसका शॉर्ट नोटेशन ऐसे हो जाएगा और इसका एक्चुअल मतलब ये होगा। समझ गए? अब अगर हम इसे वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहें तो mu2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, c अपॉन v2, और v1 की जगह लिख सकते हैं c अपॉन v1। यहाँ पे c कैंसिल हो जाएगा तो v1 अपॉन v2। इसी तरह वेवलेंथ के टर्म में जब जाएंगे तो λ1 अपॉन λ2, है ना। तो फाइनली अगर हमें 2 मीडियम का 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2, λ1 अपॉन λ2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में v2 अपॉन v1। तो ये जो रिजल्ट हम लोगों को मिला है ये 2 मीडियम का है 1 के रिस्पेक्ट में, इसको आप अपने दिमाग में रखना। और अगर आप इसका रिवर्स जानना चाहते हैं, यानी 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, तो ये सारे जो रिजल्ट्स हैं, ये फॉर्मूले हैं, ये पलट जाएंगे। समझ गए ना?
ओके, और यहाँ पे एकदम आखिर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकदम लास्ट में कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है, और 1 से बड़ा भी हो सकता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर भी हो सकता है। मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा यानी 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, जबकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो समझाया हूँ आपको समझ में आया होगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।